बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा यूके सीरीज़ की ये 4th वीडियो है जिसके अंदर हम बात करेंगे पर्सनल स्टेटमेंट फॉर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा यूके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लेटर जो है वो कैसे लिखना है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट लेटर के लिए पहले तो ये है कि मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो है वो 1000 वर्ड्स है। आपको बहुत क्रिटिकली देखना है कि आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड भी ना हो और इस वर्ड लिमिट के अंदर आप अपनी स्टेटमेंट जो है बहुत सॉलिड स्टेटमेंट जो है वो बना सकें। सेकेंडली, आपका पर्सनल स्टेटमेंट का लेटर जो है वो वेल अलाइन हो विद अदर 2 डॉक्यूमेंट जो कि सीवी और रिकमेंडेशन लेटर है। अब सीवी और रिकमेंडेशन लेटर फॉर ग्लोबल टैलेंट वीज़ा यूके जो है वो इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको अच्छा एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ। अब पर्सनल स्टेटमेंट लेटर को 1000 वर्ड्स में किस तरह लिखें, इसको आप डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड कर दें। फर्स्ट पैराग्राफ जो या ऑलमोस्ट आप 200 टू 225 वर्ड्स का आइडियली जो है ये फर्स्ट पैराग्राफ या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए जो मैंने अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखा था उसके मैंने कुछ लाइंस जो हैं यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा बेहतर क्लैरिटी हो जाएगी और गाइडलाइन मिल जाएगी किस तरह लिखना है। यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस जो हैं वो आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर मेंशन की हुई हैं, तो आप ये लाइंस देख सकते हैं। जैसे कि आप इस लेटर के अंदर देख सकते हैं कि स्टार्ट किया मैंने विद दिस स्टेटमेंट आई प्रेजेंट माय कैंडिडेसी। सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर आप ये बताएं कि आप क्यों एक जो है वो ग्लोबल टैलेंट रूट के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हैं, और इसी पैराग्राफ के अंदर आपने उस सोसाइटी को भी मेंशन करना है जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं इंडोर्समेंट के लिए। क्योंकि मैंने रॉयल सोसाइटी में इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई किया था, तो मैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ रॉयल सोसाइटी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी रॉयल सोसाइटी के अंदर ही अप्लाई करें। देयर आर सो मेनी अदर सोसाइटीज, आप अपने से रिलेटेड किसी भी सोसाइटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट 2 लाइंस के बाद अब आपने बात करनी है अपने करंट जॉब एक्सपीरियंस की। जितना भी आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, 2 ऑर्गेनाइजेशंस का या 3 ऑर्गेनाइजेशन का, आपने उसका टाइम ड्यूरेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अपनी डेजिग्नेशन और ब्रीफली आपने जो है अपनी जॉब के से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत ब्रीफली आपने लिख देना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। और लास्टली आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है, क्योंकि ग्लोबल टैलेंट वीज़ा स्पेसिफिकली पीएचडी होल्डर्स के लिए है, तो यहाँ पे आप अपनी पीएचडी का ज़रूर बताएं। बाकी सारी एजुकेशन को आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो सीवी के अंदर मेंशन है। ड्यूरिंग योर जॉब और योर एजुकेशन अगर आपका कोई भी इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है उसको लाजिम यहाँ पे हाईलाइट करें, ये आपके लिए जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। इस तरह आप एक फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसके अंदर आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और अपनी सोसाइटी का मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि सेकंड पैराग्राफ आपका क्या होना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ आप आइडियली 200 टू 225 वर्ड्स तक का लिख सकते हैं। और अगेन ये वर्ड काउंट जो है सिर्फ आपको गाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको इतना पता हो कि इन पैराग्राफ्स के अंदर एटलीस्ट आपने किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं कर देना कि जो बाकी जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो आप इग्नोर कर दें। सिर्फ इसलिए वर्ड काउंट है, इसका ये कहीं पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पैराग्राफ जो है इतनी वर्ड लिमिट के अंदर ही आने चाहिए। ये सिर्फ गाइडेंस के लिए, इस तरह आप जो है वो नियर बाय 1000 वर्ड्स तक भी पहुंच जाएंगे और आप एक बहुत अच्छा जो है वो वेल अलाइन जो है अपना पर्सनल स्टेटमेंट का लेटर लिख सकेंगे। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है आप बात करेंगे अपनी सारी प्रीवियस रिसर्च कैरियर के बारे में। सबसे पहले आप स्टार्ट कर दें कि आपका अपने रिसर्च कैरियर के अंदर मेनली फोकस किस पर है। जिस तरह मैंने जो है वो अप्लाई किया है माइक्रोबायोलॉजी के डोमेन में। अगर आपने पीछे मेरा सीवी और रिकमेंडेशन लेटर की वीडियोस देखी हो तो आपको मैंने वहाँ पे बताया था कि मैंने माइक्रोबायोलॉजी में फिर आगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बहुत सीवी के अंदर भी और रिकमेंडेशन लेटर के अंदर भी हाईलाइट किया था। इवन ये कि सोसाइटीज़ भी जो थी वो मैंने माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड की थी। तो ये चीज़ बहुत आपने ख्याल रखनी है यहाँ पे कि आपकी तीनों चीज़ें जो हैं वो एक ही डोमेन में जा रही हों और वो डोमेन जिसमें आप अप्लाई करें। तो जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के अंदर मेनली बता दिया कि मेरा थ्रू आउट जो है वो फोकस इन्फेक्शियस डिजीजेस पे या उनकी ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव से रहा है। यहाँ पे आप बड़ा जर्नल सा
जर्नल सी एक स्टेटमेंट लिखें। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने एक स्पेसिफिकली डिजीज़ के ऊपर काम किया है या इस तरह। अगर आपके पेपर जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्स किस्म के, क्योंकि मेरे पेपर बहुत डाइवर्स थे, किसी एक स्पेसिफिक डिजीज़ पे नहीं थे, तो और फिर अगेन उसके अंदर कुछ माइक्रोबायोलॉजी के अलावा बायोइन्फॉर्मेटिक्स की भी पेपर्स थे, कुछ पेपर्स जो है वो फार्मास्यूटिकल साइंसेस से रिलेटेड थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे और ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव का वर्ड भी यूज़ कर दिया, क्योंकि वो ड्रग डिस्कवरी और इस तरफ चले जाते हैं, तो इसलिए इस तरह आप इसको स्मार्टली जो है वो हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना स्टार्ट करें पीएचडी रिसर्च एक्सपीरियंस से। सो आपने जो भी पीएचडी के अंदर काम किया आप उसको वेल एलेबोरेट यहाँ पे करें और बड़े अच्छे तरीके से बताएं। अगर आपने उसके अंदर कोई नोवेल काम किया है, इवन ये कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो नोवेलिटी इस तरह की हो कि आपने कोई एक नया जो है वो डिस्कवरी कर दिया। इवन अगर वो काम आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से नोवेल था, जितना मैंने कुछ पॉपुलेशन जेनेटिक्स में काम किया था जो कि पाकिस्तान के लिए नोवेल था, तो आप उसको लिख दें कि फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। तो इस तरह जो है, इस तरह के कीवर्ड्स जब आप यूज़ करेंगे तो आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट है जब वो मतलब पढ़ा जाएगा तो एक बड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन आएगा कि हाँ ये बंदा जो है इसके अंदर कोई टैलेंट है। इसी तरह अगर आपको ड्यूरिंग पीएचडी अगर कोई अवार्ड मिला हुआ है, रिसर्च से रिलेटेड कोई इस तरह की एक्टिविटी है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप बताएं आपका पोस्ट पीएचडी सारा रिसर्च एक्सपीरियंस। अगेन आपने थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका पीएचडी का और पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस जो है वो सिंक हो रहा हो, कि एज ए एक्सटेंशन ऑफ दिस रिसर्च वर्क जिस तरह मैंने यूज़ कर लिया, तो इस तरह के वर्ड्स आप यहाँ पे यूज़ करें। उसके बाद आप इस पैराग्राफ के अंदर बताएंगे कि आप करंटली किन प्रोजेक्ट्स पे काम करें। अगर तो आप रिसर्च प्रोजेक्ट पे कोई करंटली काम कर रहे हैं तो उनके टाइटल्स यहाँ पे लिख दें। अगर आप सक्सेसफुली किसी प्रोजेक्ट को क्लोज कर चुके हैं और अभी करंटली कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप उनके बारे में मेंशन कर दें, उनकी ग्रांट्स के बारे में मेंशन कर दें, आपको किसने अवार्ड किया वो मेंशन कर दें। इवन अगर आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन है और अभी वो आप प्लान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप सबमिट करवाएंगे, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि मैं जो है करंटली जो है या लॉन्ग टर्म मेरा ये है कि मैं इन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और इनको मैं सबमिट करवाऊंगा। इस तरह आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लास्टली जो है आप अपने पब्लिकेशंस के बारे में बात कर दें इस पैराग्राफ में, कि आपने कितने पेपर्स जो हैं, आपके टोटल पेपर हैं आपका। मैंने यहाँ पे अपना गूगल स्कॉलर का सारा प्रोफाइल लिखा था कि मेरी साइटेशंस इतनी है या एच इंडेक्स इतना है। आप इसी तरह जो है वो अपना यहाँ पे ब्रीफली जो है वो रिसर्च प्रोफाइल बता सकते हैं। तो ये बेसिकली सेकंड पैराग्राफ जो है आपका जितना भी प्रीवियसली अब तक आपका जो रिसर्च वर्क हो चुका हुआ है उसके बारे में होगा। थर्ड पैराग्राफ जो है आइडियली वो 130 to 140 वर्ड्स का हो, जिसके अंदर अब आप बताएंगे आपने करंट और फ्यूचर रिसर्च वर्क एक्टिविटीज वेल मैच विद यूके 20-year विजन। अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी है। आपकी जो भी फील्ड है आप उस फील्ड से रिलेटेड जो है वो यूके का विजन देखें। जिस तरह कि मैंने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट यूके 20-year विजन देखा, और पहले मैंने अपना सारा माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च एक्सपीरियंस बताया, और अब इस पैराग्राफ के अंदर मैंने बताया कि मेरा जो है वो मैच कर रहा है यूके के विजन से। अब आपने भी इसी तरह अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है वो यूके का विजन देखना है। अब यहाँ पे आपने ये पैराग्राफ जो है इसके अंदर ब्रीफली आपने बता देना है कि यूके के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, यूके उस विजन को अचीव करने के लिए कितनी कॉस्ट जो है वो लगा रहा है, क्या वो प्लान कर रहा है इस बारे में, और वो आपकी रिसर्च से वेल मैच है। तो ये जो है आप सबसे पहले अपना यूके का विजन फाइंड आउट करें, और उस हिसाब से आप यहाँ पे 130 to 140 वर्ड्स जो है आइडियली वो थर्ड पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी आपने अपने प्लान्स नहीं बताने कि आप इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करेंगे। फोर्थ पैराग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, और आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वर्ड काउंट भी इसका है, क्योंकि यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर आपने बताना है कि आने वाले दिनों में अगर आपको ये ग्लोबल टैलेंट वीज़ा इंडोर्स हो जाता है तो आप किस तरह जो है वो यूके के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब इस पैराग्राफ में बेस्ड ऑन योर थर्ड पैराग्राफ जो कि आपका वेल मैच यूके विजन था, अब आपने यहाँ पे बताना है कि आपको अगर ये जो यूके आते हैं तो आपका मेनली फोकस किस फील्ड पे होगा, और आप यहाँ पे इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपने कुछ शॉर्ट टर्म रिसर्च प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एडवाइस करूँगी कि आप ऐसा करें कि यहाँ पे आप मिनी 3 प्रोजेक्ट्स या 2 प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पे आप उनको बता दें। जिस तरह के टाइटल 1 आप एक ब्रीफ सा
एक टाइटल बना दें रिलेटेड टू योर फील्ड जो कि एड्रेस कर रही हो यूकेवीएन को, और फिर आप ये उसमें ये लिख दें कि ये प्रोजेक्ट जो है बेसिक इसका एम क्या है, इसकी जो है उसका आउटकम क्या होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल एक प्रोजेक्ट की आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 4 to 5 लाइन्स के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट की समरी आप इस तरह यहाँ पे लिख दें। तो बेस्ड ऑन योर ऑन रिसर्च प्रायोरिटीज आप इसको दो प्रोजेक्ट्स लिख दें या 3 प्रोजेक्ट्स लिख दें, इस तरह कर दें। लेकिन आपने इस 4th पैराग्राफ को बहुत मतलब अच्छे से क्रिटिकली देखना है कि ये पिछली सारी चीज़ों को जो है वो मैच कर रहा हो। सो इस तरह आप अपना 4th पैराग्राफ बनाएंगे। 5th पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ जो है वो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। अगेन ये 100 to 120 वर्ड्स रफली आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आप बात करेंगे कि जो है आपको किस तरह ग्लोबल टैलेंट वीज़ा इंडोर्समेंट जो मिलती है वो आपके लिए कितनी मतलब आप उससे क्या अचीव करेंगे। फिर उसके बाद आपको ये इंडोर्समेंट मिलती है तो आप यूके को किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये इंडोर्समेंट मिलती है आपको तो आप इसको किस तरह अप्लाई करेंगे। आप अपनी टेक्निकल स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, नॉलेज जो है वो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। और एंड लास्टली आपने बड़ी अच्छी एक कोई कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है जिसके अंदर आप अपनी जो है वो बताएं कि आप वेल डिजर्व करते हैं। अगर आप एक्सेप्शनल टैलेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस कैटेगरी को वेल डिजर्व करते हैं, और अगर आप लीडर वाली कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जितना भी प्रीवियस रिसर्च बैकग्राउंड है और आपकी कोई भी ग्रांट्स वगैरह हैं तो वो इतनी सॉलिड हैं कि आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश लीडर हैं अपनी रिसर्च फील्ड के अंदर, तो आप इसको यहाँ पे यूं कंक्लूड करेंगे। सो इस तरह जो है आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लेटर बनानी है। एक वेल फेमस सेइंग है कि द वे टू गेट स्टार्टेड इज़ टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। सो अपनी वीडियो का मैं इख्तिताम इसी वेल सेइंग से फेमस सेइंग से करती हूँ कि ज़िंदगी के अंदर आपको जो है वो कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर सिर्फ आप उनके बारे में बातें करते रहें या सोचते रहें, इफ़ वर्ड के अंदर ही रहें, तो आप लाइफ के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट्स जो होती हैं वो नहीं कर सकते, और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ थोड़ी सी करेज चाहिए होती है, और आपको पहला स्टेप लेना पड़ता है। और वो कहते हैं कि आप अगर पहला स्टेप ले लें तो आपका आधा काम उसी वक्त हो जाता है जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं। तो इसलिए आई होप कि अब इन वीडियोस की बेस पे आप अपनी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के लिए यूके के लिए अप्लाई करें, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पीएचडी होल्डर्स के लिए। Thank you very much for watching this video. Kindly like, subscribe and share.